हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो चलिए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। आज हम बौद्ध धर्म और महाजनपद को कंप्लीट करेंगे। फिर अगला वीडियो हमारा मगध साम्राज्य का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, कुछ प्रतीक हैं और उनकी घटना उनके प्रतीक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कमल का प्रतीक है। गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं, घोड़ा प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश, धर्मचक्र, पहिया, मृत्यु, महापरिनिर्वाण, स्तूप। जो ये जो प्रतीक चिन्ह है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से याद कर लीजिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध के पिता गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा उनकी माता महामाया कौशल व राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण दिया। गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो इनके प्रथम गुरु बने। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? बोध गया में। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, सारनाथ ऋषिपतन में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपतन में। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध का अपना उपदेश जो था वो कौन से भाषा में था? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। 4 आर्य सत्य कौन कौन था गौतम बुद्ध का? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगी मार्ग की अवधारणा दी गई। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध त्रिरत्न हैं। बौद्ध के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए इसे अनिश्वरवादी और अनंतमवादी कहा गया है। किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। गौतम बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रतिसमुत्य उत्पाद है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु के होने पर उसकी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। बौद्ध सिद्धांत क्षणभंगवाद के अनुसार सृष्टि नाश्वर है। क्षणभंगवाद के अनुसार कहा गया है कि सृष्टि नाश्वर है, मतलब सृष्टि नाश्वर है कि मतलब नाश्वर का मतलब होता है कि वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है तथा संघ में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की प्रवेश स्वीकार किया गया है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति में आनंद और उपाली ने क्रमशः सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था।
प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, राजगिरी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सावकमीर सवाकामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के। कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसके अध्यक्ष सवाकामी थे। इस संगति में मठ संबंधी नियमों को मतभेद हो गया तथा बौद्ध धर्म स्थिरवादी और धेरवादी महासांघिक में बंट गया। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय 285 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। इसमें अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। इसके समय शासक कनिष्क था। इस सभा के अध्यक्ष वसुमित्र ने किया था और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान हीनयान में विभाजित हो गया था और चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बंट गया था। कौन कौन? महायान और हीयान। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदोपनो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद द्वारा संस्कृत भाषा में है। नागसेन की रचना कौन सा है? मिलिंदोपनो। कौन सी भाषा में? पाली में। और अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र है। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। कब? 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु का सर्वाधिक निर्वाण गांधार शैली में किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? महायान संप्रदाय से। अगला है हमारा महाजनपद। ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्व उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों का निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। 16 महाजनपदों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित है तथा एक महाजनपद अस्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में था। 15 महाजनपद जो है वो उत्तर भारत में है और मात्र एक जो है वो दक्षिण के नर्मदा नदी के अस्मक में है। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी तथा चांदी के सिक्के को आहत सिक्के के नाम से प्रचलित थे। आहत सिक्के किस सिक्के को कहते थे? चांदी के सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। यह काल में महाजनपदों के आपसी टकराव का काल, जिसमें अंततः मगध राज शक्तिशाली होकर उभरा था। यह समय जो था वो मगध राज के लिए शक्तिशाली होकर उभर रहा था। महाजनपद का काल जो था। अगला है हमारा महाजनपद और राजधानी। ये 16 महाजनपद का नाम है और उसकी राजधानी दिया हुआ है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जनपद का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी। तो जैसे काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, अंग की राजधानी चंपा जो अभी भागलपुर मुंगेर में है, मगध की राजधानी राजगिरी गिरिब्रज, वजी वैशाली, मल कुशीनगर, चेती
या चेंदी, सोथिवती, सुक्तिमती। सेथिवती और सुक्तिमती ये दोनों लिखा रहेगा, और चेदी और चेती। वत्स, कौशाम्बी, वत्स, कौशाम्बी। पंचाल, उत्तरी पंचाल, अहिच्छत्र। दक्षिणी पंचाल, काम्बीपल, फर्रुखाबाद। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतना या पोटिल, अस्मक की राजधानी पोतना या पोटिल। यह एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत का था। अस्मक जो था एकमात्र दक्षिण भारत का है। अवंती, उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महेशमती। गंधार, तक्षशिला, गंधार, तक्षशिला। कंबोज, राजपुर, हाटक, कंबोज, राजपुर, हाटक। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु, इंद्रप्रस्थ। अगला है हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व के अधीन मगध साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभरा। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा भी साम्राज्य को मजबूत किया। उसने कौशल राज की पुत्री प्रसेनजित की बहन महाकोसला से विवाह कर दहेज में काशी को प्राप्त किया। दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरा विवाह मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। मगध की असली शातुरता अवंती से थी, जिसके राजा चंडप्रद्योत महासेन थे। बाद में दोनों की मित्रता हो गई और प्रतोंत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था किसके इलाज के लिए? प्रतोंत के इलाज के लिए। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिव्रज कहा जाता है। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जिसको क्या कहा जाता था? गिरिव्रज। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु कुनिक मगध की गद्दी पर बैठा। 492 में अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु ने मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने लंबे समय संघर्ष के बाद काशी तथा वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वस्कार अजातशत्रु का मंत्री था और 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अजातशत्रु का पुत्र फिर उदयन हुआ और जो उसकी अजातशत्रु का हत्या कर वो अपना शासन स्थापित किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, उसे मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? उदयन ने किया और मगध को अपना राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे उस अमात्य शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। वैशाली को दूसरी राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ऐसा कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तो कालाशोक। कालाशोक ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन महानंदी था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, जिसको महानंदी भी कहते थे। शिशुनागों के बाद मगध पर शक्तिशाली नाग वंश की शासन प्रारंभ हुआ। शिशुनाग के बाद मगध पर नंद वंश का स्थापना शुरू हुआ। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद।
विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण इसने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था जिसने यूनानी विवरण में अग्रमीज कहा गया है। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। अब विदेशी आक्रमण। जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उसी समय ईरान के हकमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इन्हीं हकमनी शासकों द्वारा किया गया। पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने किया। सिंधु के लिए हिंदू नाम का शुरू किसने किया था? ईरानियों ही ने। उन्हीं के लेखन पद्धति आगे चलकर खरोष्टी नाम से प्रचलित हो गई। खरोष्टी लिपि जो है ये ईरानियों की ही देन है। अगला है हमारा सिकंदर का आक्रमण। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा और जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिकंदर भारत कब आया? 326 ईसा पूर्व। उसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता, जिसके शासक अम्भी ने न केवल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया बल्कि उसका सहयोग करने का भी वादा किया। सिकंदर का सहयोग किसने किया? अम्भी ने। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। झेलम नदी के तट पर लड़े गए युद्ध को बित्सता झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध जाना जाता है के नाम से जाना जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध किसने किया था? सिकंदर और पोरस ने, जिसमें ये किसने झेलम नदी पर हुआ था, इसीलिए इसको हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसका राज उसे वापस लौटा दिया। जीत तो सिकंदर की हुई, लेकिन जब उसकी बहादुरी को देखा तो वो खुश हो गया और उसका राज उसको वापस लौटा दिया। सिकंदर ने निकैया तथा झेलम के तट पर बुकेफॉल नगर की स्थापना की। सिकंदर ने निकाया तथा झेलम के तट पर बुकेफॉल नगर के स्थापित किया। गंधार शैली के विकास में यूनानियों का योगदान है। सिकंदर के साथ निरियाकस, अंटियोसेक्रेटस, ऑस्ट्रियोबुलस जैसे लेखक भी आए। सिकंदर के समय 3 लेखक भारत आया था। कौन कौन? निरियाकस, अंटियोसेक्रेटस, ऑस्ट्रियोबुलस, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जो कि इस काल के इतिहास निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन में। कब? 323 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त हुई है। मेगास्थनीज किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज यूनानियों शासक सेलुकस का दूत था। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेलुकस का दूत था। मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 जातियों में बटा हुआ था। भारत में दास प्रथा नहीं थी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस तथा एंट्रियोकोटस नामक का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले यह विलियम जोन्स ने सेंट्रियोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से मौर्य से की है। विलियम जोन्स ने सेंट्रियोकोटस की पहचान किससे की है? चंद्रगुप्त से की है। अगला हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य का नींव किसने डाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हत्या कर? घनानंद की हत्या कर। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चालों का वर्णन विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है।
विशाखा दत्त की कौन सी रचना थी? मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखा दत्त की। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को परास्त कर उसे हेरात, कंधार, कबूल, मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। सेलुकस ने अपनी पुत्र कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से की। चंद्रगुप्त के सहगौरा तथा महास्थान अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। जैन ग्रंथों के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैन ग्रंथों के अनुसार सिकंदर ने अपना प्राण त्यागा कहाँ? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम पल कहाँ गुजारा? श्रवणबेलगोला में, और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अगला है हमारा बिंदुसार, 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक ने इस अमोत्रोचेटस अमित्रघात कहा। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? अमित्रघात। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जिसके दरबार में डायमेकस आया तथा जो सीरिया का शासक एंटियोकोटस का दूत था। इसके दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था, जो सीरिया का शासक एंटियोकस का दूत था। एंथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एंथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के दरबार में टॉलमी, फिलाडेल्फस, मिस्र का राजदूत डायनोसियस भी आया था। बिंदुसार के दरबार में टॉलमी, फिलाडेल्फस, मिस्र का राजदूत डायनेसियस भी आया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम और बाद में अशोक को भेजा गया। नोट: कुछ स्रोतों में कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे अशोक, जो अगला वीडियो हमारा होगा। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ त्रुटि होगा तो डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग जब हमारा आए तो उसमें हम उस चीज़ को सुधार करें। तो धन्यवाद।